एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11th मतलब कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ये चैप्टर है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हर एक फैक्ट को एनसीईआरटी का हर एक फैक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। इस पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिसमें DSSB MRS LT ग्रेड के सारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ द लिस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की सारी चीज़ को इसमें एक ही पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, इससे आपका हूबहू हर एक क्वेश्चन, यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो आएगा, जरूर आएगा। आप लोग ध्यान से देखें, इसकी मत करना। चलिए, चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। देखिए मित्रों, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। अभी कोई पूछे वायुमंडल क्या है मित्रों, तो विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है, मिश्रण है। और यह पृथ्वी के सभी ओर से ढके हुए है, यानी मेरी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ से ये क्या कर रखा है, वायुमंडल ढके हुए है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें, यानी मनुष्य और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस, जैसे ऑक्सीजन को प्राण बोला जाता है। तो जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन भी वायुमंडल में पाया जाता है, तथा पौधों के जीवन के लिए कौन सी गैस भैया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाया जाता है। वायुमंडल के द्रव्यमान में अभिन्न भाग है। देखिए मित्रों, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99%, इसके कुल द्रव्यमान का 99%, ध्यान दीजिए कितना प्रतिशत मित्रों, 99%, 99%। ध्यान दीजिए थोड़ा, सॉरी 2 मिनट रुक के भैया। 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु, अभी कुछ पूछे वायु क्या है। वायु एक रंगहीन गंधहीन होती है तथा यह पवन की तरह बहती है। पवन की तरह क्या होती है, बहती, तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं। वायु का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये पढ़ाएंगे मित्रों। यानी वायुमंडल का संगठन का मतलब इसमें कौन कौन से गैस इंक्लूड है वायुमंडल में, ये बताऊंगा, और कौन कौन चीज़ से मिलकर वायुमंडल बना है। तो वायुमंडल हम जानते थे गैसों का मिश्रण है भाई, गैसों का मिश्रण ही पता चला था। लेकिन वायु में गैस भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी पाए जाते हैं, और धूलकणों से बना है। इसकी ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब आइए मित्रों, आगे ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, गैसेस, वायुमंडल में गैसीय संगठन का 99% केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। मतलब बेटा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 20.95 पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो लगभग में 99% वायुमंडल में 2 ही गैसों का अस्तित्व है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि शेष 1% का प्रतिनिधित्व मुख्यतः आर्गन और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, क्रिप्टॉन आदि द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में गैसीय संरचना 2 प्रकार की गैसों द्वारा हुई है, एक स्थिर और अस्थायी गैस, और दूसरा है अस्थिर या परिवर्तनशील गैस। अब स्थिर गैस क्या है, वायुमंडल में इन गैसों का प्रतिशत हमेशा स्थिर रहता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन, ये प्रमुख स्थिर गैस हैं। ठीक है, क्या प्रमुख स्थिर गैस हैं। अस्थिर गैस, इन गैसों का निर्माण एवं विनाश सतत होता रहता है। परिवर्तनशील गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, जिनान, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि हैं। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन का सिंबल जो है N2, इसका एनसीईआरटी है, ठीक है, 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन मतलब O2 पाया जाता है 20.95 पाया जाता है। आर्गन जो पाया जाता है मित्रों वो 0.93 पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाता है 0.03%। नियान पाया जाता है मित्रों 0.02%। हीलियम पाया जाता है मित्रों 0.005%। हीलियम क्रिप्टो
क्रिप्टो जो पाया जाता है, क्रिप्टॉन जिसे बोलते हैं, ये 0.01% पाया जाता है। जीनॉन जो है, एक्सी जीनॉन का फार्मूला होता है 0.4 और 9 यानी 4 टाइम्स 0 9। हाइड्रोजन जो H2 इसका फार्मूला होता है वो 0.0005 पाया जाता है मित्रों। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसको याद कर लेना। इसमें 3 इंपॉर्टेंट गैस, आप 3 का 4 को एकदम इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इतना याद कर लीजिए, बाकी कोई याद करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे नाइट्रोजन पूछे तो 78.08% पाया जाता है, ऑक्सीजन पूछे तो 20.95 पाया जाता है, आर्गन कोई पूछे 0.93 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0336%। ये 4 को एकदम जुबान पर आपको रटा होना चाहिए। आगे चल रहा हूँ मित्रों, ध्यान दीजिए। पहले नाइट्रोजन गैस के बारे में आप लोग देखें, नाइट्रोजन का सिंबल N2 होता है। अब बताइए नाइट्रोजन कितना पाया जाता था भैया, नाइट्रोजन कितना पाया जाता था, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन अभी आप लोगों को मैं बताया 20.95 यानी 20.95 यानी लगभग में 21% अराउंड में ये पाया जाता है। चलिए नाइट्रोजन के बारे में आप लोग देख ही लीजिए। वायुमंडल में गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु यह अधिक सक्रिय नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए रासायनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करती है। देखो नाइट्रोजन जीवमंडल में सभी जीवधारी एवं पादपों के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन जो है जीवमंडल में सभी जीवधारी एवं पादपों के लिए क्या है भैया, आवश्यक है, क्योंकि यह अमीनो एसिड के निर्माण के लिए जरूरी है। अमीनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र वायुमंडल में नाइट्रोजन का ल्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है, ध्यान दीजिए मित्रों। जिसे स्वतंत्र वायुमंडल में नाइट्रोजन का ल्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा का स्थिरीकरण करते हैं, मैंने मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला इसको आप लोग ध्यान से एकदम कहीं पर नोट्स भी बना सकते हैं और इसको रट भी सकते हैं मित्रों। ध्यान दीजिए ये वाला चीज़, जैसे राइबोजियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रयोग कर इसे वनस्पति के उपयोग करने योग्य नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। राइबोजियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रयोग कर इसे वनस्पति के उपयोग करने योग्य नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब ऑक्सीजन मतलब O2 होता है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती है, इसलिए यह जीवमंडल के अधिकांश तत्वों के साथ आसानी से क्रिया कर लेती है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। क्या है, पृथ्वी पर जीवन बनाने के लिए क्या है, अति आवश्यक गैस है। ऑक्सीजन का उपभोग मानव सहित कई जंतुओं के श्वसन एवं जीवाश्म ईंधन एवं लकड़ी के दहन में होता है। आइए ध्यान दीजिए आप लोग आगे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक एक फैक्ट को, एक एक लाइन को, इसको आप लोग अपनी जुबान पर बैठा लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के निर्माण हरे पेड़ पौधे एवं विभिन्न समुद्री पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आता है भैया, तो हरे पेड़ पौधे और विभिन्न समुद्री पादप प्लवक का द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। विभिन्न खनिज ऑक्साइडों के अपचयन द्वारा भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब आर्गन जानिए, आर्गन क्या है मित्रों, आर्गन एक अक्रिय गैस है। कैसा गैस है भैया, अक्रिय गैस है। वायुमंडल से प्राप्त आर्गन का प्रयोग अच्छा, आर्गन कितना % पाया जाता है, ये लोग आप लोग कमेंट कर दीजिए। वायुमंडल से प्राप्त आर्गन का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु होता है। उदाहरण के लिए बल्ब के विनिर्माण और वेल्डिंग उपकरण में आज में इसका उपयोग किया जाता है। बल्ब जो होता है ना, बल्ब में भी आर्गन का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसका है भैया, पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। यह मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण के लिए क्या है भैया, पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोखकर इसके कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ही प्रतिबिंबित कर देता है, इसलिए यह ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए भी पूरी तरह से उत्तरदायी है। ध्यान दीजिए, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जिसके द्वारा स्वपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरी गैस देखिए मित्रों, दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। वायुमंडल
में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ भैया? 1997। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 आज के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी कि इसको कम किया जाए। भारत में भैया ध्यान दीजिए, भारत में ग्लासगो में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 2021 में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड तटस्थ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए घोषणा कर दिया है भारत ने। कब तक भैया कार्बन डाइऑक्साइड पर कंट्रोल पाया जाएगा? 2070 तक। किस कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, ओजोन के बारे में देखें। ओजोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन दिवस भी आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए O2 मतलब O3, ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना है भैया? 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ओजोन मुख्यतः ऊपरी क्षोभमंडल समताप मंडल में पाई जाती है। इसका संकेंद्रण 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। ध्यान से एक एक लाइन को मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुने और एक दिमाग में अपने क्या कर लें भैया? बैठा लें। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई भैया किस में नापी जाती है? डॉप्सन में। ये फैक्ट मिल गया मेरे को। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनके पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से रोकता है। भैया ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काहे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किगाली समझौता 2016 के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भैया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को। अब आइए जलवाष्प के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जलवाष्प के बारे में आप लोग पढ़िए। देखिए बेटा, जलवाष्प, ध्यान दीजिए, जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प परिवर्तन गैस से परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घट जाती है। जैसे जलवाष्प, जल में वाष्प। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? कम होती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय में यह हवा आयतन 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम होती है। ध्यान से इस लाइन को समझें आप लोग। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। टेम्परेचर को ये क्या करता है? अवशोषित करता है। अभी ओजोन के बारे में बताए थे। ओजोन किसको अवशोषित करता है भैया? ओजोन अभी आप लोगों को बताए थे किसको अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और लेकिन जलवाष्प तापमान को अवशोषित करता है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है। भैया जलवाष्प किस तरह काम करती है? कंबल की तरह कार्य करती है। कौन सी गैस है वायुमंडल में जो कंबल की तरह कार्य करती है भैया? कौन सा ऐसा चीज़ है जो कंबल की तरह कार्य करता है? तो जलवाष्प है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म तथा ना ही अधिक ठंडा होने देता है। यह समस्त मौसमी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। जलवाष्प के कारण ही ओस कोहरा, भैया जलवाष्प के कारण आज ठंडी का मौसम चल रहा है तो इसमें ओस कोहरा बादल आदि बनते हैं और वर्षा भी होती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान करता है। अब आइए धूलकण के बारे में पढ़ें भैया, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ें। वायुमंडल में ये छोटे छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं के कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। ये प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। भैया नहीं समझ में आवा तो दोबारा समझा रहे हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे समुद्री नमक, वायुमंडल में छोटे छोटे कण, भाई धूल कण क्या है? छोटा छोटा ही कण होता है। समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं के कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं से टूटे हुए कण से निकलते हैं। ये प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। भैया धूल कण कहाँ रहते हैं? नीचे ही तो रहेंगे। फिर भी ये संवहनीय वायु प्रवाह को इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। भैया धूल कणों को सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प
में संघनित होकर मेघ का निर्माण करते हैं। वायुमंडल की संरचना, भैया वायुमंडल की संरचना के बारे में देखें। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ाने के साथ यह घटता जाता है। तापमान, हाँ, वायुमंडल की संरचना। अब वैसे भैया वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है? 5 परत पाई जाती है भैया। हाँ, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व तथा तापमान और विभिन्न परतों से बना होता था तथा पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के 5 विभिन्न स्तरों में क्या किया गया है भैया? बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसको ध्यान से समझे बेटा। देखिए 5 मंडल कौन कौन है? देखो पहले है भैया क्षोभ मंडल। क्या है भैया? क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है भैया? क्षोभ मंडल है। ठीक, क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है। फिर क्या है? समताप मंडल है। फिर क्या है? मध्य मंडल है। और फिर क्या है? बहिर्मंडल है। और फिर क्या है? बहिर्मंडल है। और बीच में समताप मंडल और इसके बीच में एक आयन मंडल। क्या है बेटा? आयन मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। तो ध्यान से देखिए, इन सभी मंडलों को मैं एक एक प्रकार से बहुत अच्छे से प्रयास करूँगा आप लोगों को पढ़ाने का। मध्य मंडल देखिए, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले क्या है? क्षोभ मंडल, फिर क्या है? समताप मंडल, फिर क्या है? मध्य मंडल, फिर इसी बीच में क्या है भैया? आयन मंडल, और फिर क्या है बेटा? बहिर्मंडल है। इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है, सबसे नीचे है। देखो ये यहाँ तक पाया जाता है भैया। कहाँ तक पाया जाता है? आप लोगों को ये देखिए 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 देखिए, यहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, इसे परिवर्तन मंडल अथवा विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे ट्रोपोस्फीयर के रूप नामकरण, इसका नामकरण ट्रोपोस्फीयर किसने दिया था? टीजरेंस डी वोर्ट ने किया। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तथा ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। भैया विषुवत रेखा पर है भैया क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर पावा जाएगी। वही ध्रुव पर है क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितना पाया जाएगा भैया? 8 किलोमीटर पाया जाएगा। और औसत देखा जाए तो 13 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक, और क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं इसी संस्तर में होती हैं। यानी मौसम संबंधी कोई भी घटना पूछा जाएगा तो किसमें होता भैया? क्षोभ मंडल में होता है। किसमें? मौसम संबंधी सभी घटनाएं भैया किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। इस संस्तर में 165 की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 165 मीटर चले जाओगे तो तापमान 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कम हो जाएगा। पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान घटता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से भी क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। किस सीमा द्वारा भैया? समताप मंडल से किस सीमा द्वारा अलग होता है? क्षोभ सीमा द्वारा। ठीक है, द्वारा अलग होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में भी हवा तापमान -80 सेंटीग्रेड से भी और ध्रुव पर -45 सेंटीग्रेड से होता है। अब आइए समताप मंडल भैया। समताप मंडल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है भैया। समताप मंडल में सबसे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है भैया